मित्रों नमस्कार। मैं आपका वेंकट लाड़े जो कर्नाटक राज्य बीदर जिला भालकी तालुका मेहकर ग्राम से आता हूँ। आपके जानकारी के अनुसार बहुत सारे विषय में मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता रहता हूँ। तो आज ही एक बहुत मुख्य विषय के ऊपर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं रहता है, फिर भी मगर एखादा व्यक्ति अपना सारा जीवन दूसरे व्यक्ति के लिए अगर लगा दिया है तो वो व्यक्ति भी बहुत महान समझा जाता है, बहुत बड़ा मन समझा जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम आत्मावलोकन करना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी को मेरे ओर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आज एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा जी का जन्मदिन है। वो आज ही के दिन उनको 84 साल समाप्त होकर 85 साल में उनका पदार्पण होता है। तो उस व्यक्ति के बारे में मैं आपके लिए कुछ उनका जीवन परिचय यानी कि आत्मकथा के तौर पर मैं रखने का प्रयास करता हूँ। और मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप में किसी को ऐसा मालूम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, कई वर्षों पहले जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से 50 साल तक बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां अपना अधिकार करते रह गए हैं। उनमें से खास तौर पर कांग्रेस की मैं बात करूंगा। तो भारत देश में दक्षिण की ओर हमारा कर्नाटक जो दक्षिण भारत में आता है, कर्नाटक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहाँ की आंख मूंझकर उनके कांग्रेस के वरिष्ठों को लगता था कि कर्नाटक में हमारा सरकार मजबूत है। तो ये कुछ मायने सही भी है। तो इतना आत्मविश्वास कांग्रेस के वरिष्ठों को, कांग्रेस के नेताओं को था। तो हालात के अनुसार, कठिन परिश्रम के अनुसार यहाँ के कार्यकर्ता के अपने बलिदान के प्रति और अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के निष्ठ नाते आगे बहुत कुछ बदलाव आया। तो उस सभी बदलाव में एक मुख्य व्यक्ति का कारण होता है। तो वो मुख्य व्यक्ति हैं माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा जी। इस बदलाव के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी है मित्रों। मैं पहले तो उनके जीवन पर जाना चाहता हूँ। माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा साहब मूलतः जब कोई शक्कर का जिला कहा जाता है, चीनी जिला मंड्या कर्नाटक में आता है। मंड्या जिला के केआरपेटे तालुके में बोकेन केरा गांव से आते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म होता है। उनके पिताजी सिद्धलिंगप्पा जी और उनकी माता पुट्टुताई बोल के, इन दंपतियों की ये बी.एस. येडियुरप्पा जी उनका पुत्र है। तो बहुत ही गरीब परिवार में गुजरते हुए जब बी.एस. येडियुरप्पा साहब 4-5 साल के थे, उसी में उनके माताजी का देहांत भी होता है। तो सहज है, माताजी देहांत के बाद बहुत सारी कठिनाइयों की उस बालक को आती है और आई होगी। तो वैसे
अत्यंत दुर्लभ जीवन में भी उनके पिता ने उनको बहुत अच्छे संस्कार से जुड़ा। उनका प्राथमिक शिक्षण बोकनकेरी के प्राथमिक शाला में हुआ है और उनके पास पढ़ने की बहुत इच्छा, वो अग्रसर रहते थे। जो प्राथमिक शिक्षा होने के बाद वो प्रौढ़ शिक्षण के लिए केआरपेटे जाते हैं, तालुका प्ले स्कूल जाते हैं। तो जाने के बाद उनका जो नाना रहते हैं संगशेट्टी, उन्हीं के छात्र में क्षेत्र उनका प्रौढ़ शिक्षण होता है। तो वी येडियुरप्पा साहब जो अपने बाल्यावस्था में जब भी अपने को स्कूल को थोड़ा वक्त खाली मिलता है तो उस टाइम में वो उनके नाना का जो व्यवहार था, जो दुकान थी तरकारी की, वो तरकारी दुकान पे ये भी उनके हाथ बटाई करते थे, जो कि तरकारी नींबू बेचने की दुकान थी। तो उधर व्यस्त रहते थे। तो एक तो अभ्यास से लगे रहना या तो काम से लगे रहना येडियुरप्पा साहब की पहले से प्राथमिकता रहे। उनके शिक्षा के दौरान उनमें खास एक खूबियत खेल खेलना बहुत पसंद था और उनका खेल का नेतृत्व करते थे। उनके मित्रों में वो अग्रसर है कि खेलों में उनको बहुत ही रुचि थी, जो कि एक इच्छा शक्ति ज़्यादा थी, ऐसा बताया जाता है। तो खेल खेलते खेलते वो अभ्यासक्रम में बहुत अव्वल नंबर पे आते थे। तो वहाँ पे उसी स्कूल के ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएँ चलते थे। उनके संपर्क में आने से उनको जो मित्र है, मित्रों से जब उनका लगाव लगता है तो वो मैं वहाँ पे शाखा रहने से वो वहाँ से प्रेरित होते हैं। शाखा प्रेरित होकर उनको शाखे में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। जैसे कि जब वो शाखा जॉइन होते हैं तो दिननित्य व्यायाम और उनकी जीवन शैली में एक शिस्तता भी आती है। परंतु इतना होने के बाद वो आगे के उच्च शिक्षण के लिए बेंगलुरु में शेषाद्रिपुरम, जो संध्या की जो शाम की जो कॉलेज रहते हैं, नाइट कॉलेज में उनका एडमिशन होता है। तो वहाँ पर भी उनको बहुत सारे कठिनाई से तो सामना करना पड़ता है। तो वो वहाँ पे उच्चतम शिक्षण बना देते हैं। जब वो मंड्या में थे तो मंड्या में उनका जो शिक्षण हो रहा था, तब वहाँ के जिला अधिकारी बसवनप्पा इनके आरएसएस के कार्य को देखकर इनके लिए बहुत प्राथमिकता रखते थे। तो जैसे ही उस बसवनप्पा का ट्रांसफ़र होता है दूसरे समाज कल्याण इलाके में, उस जिलाधिकारी का बेंगलुरु जब ट्रांसफ़र होता है तो वो भी येडियुरप्पा के लिए वहाँ पे बेंगलुरु में शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए उधर कुछ उनके लिए उद्योग देते हैं। उद्योग उनके ऑफिस में स्थायी रूप से वो तो परमानेंट नहीं रहता, फिर भी एक आउटसोर्स के हिसाब से एक जो टाइपराइटर की इनकी क्लर्क की नौकरी दी जाता है। ये नौकरी करते करते उन्होंने वहाँ पर भी संघ के सभी वरिष्ठों के साथ में रहते हैं। यानी कि संघ की जो इनकी जो आवड़ थी, येडियुरप्पा साहब कभी नहीं छोड़े। तो करते करते एक दिन ऐसा हो जाता है, संघ की जब गोलवलकर साहब मैसूर को आते हैं, तो मैसूर आने पर उन्होंने उनके मित्रों के साथ मंड्या टू मैसूर के लिए साइकिल के ऊपर रैली दिखाकर उस कार्यक्रम में बहुत अग्रसर भाग लेते हैं। तभी से गुरु गोलवलकर जी को भी अपने येडियुरप्पा के बारे में बहुत एक प्रशंसा निर्माण होती है। तो ये सब कार्य तो शिक्षण और संघ की शाखाएं चल रहा था।
पश्चात उनके एक रिश्तेदार रहते हैं शिव कुमार जी। शिव कुमार जी शिकारीपुर में एक कनिष्ठ अभियंता होने के कारण उनका बहुत सारे अच्छे लोगों से संपर्क में आता है। वहाँ पर शास्त्री जी के साथ उनका संपर्क जब हुआ तो शिव कुमार जी को उनसे अच्छा लगा होगा कि शास्त्री जी बोले, शास्त्री वहाँ के बहुत एक ज़मींदार थे, उनके पास राइस मिल वगैरह ऐसी खेती बाड़ी, बहुत एक रईसमंद आदमी थे। मगर ये सब उनके लिए ये कुछ ये सब व्यवस्था के लिए एक अच्छा होनहार नौजवान की जो ज़रूरत थी, तो उन्होंने उनके से शास्त्री जी ने शिव कुमार के पास दोहराया। तो शिव कुमार ने तुरंत अपने जो रिश्ते येडियुरप्पा साहब है उनको बोल दिए कि आप शिकारीपुर में आ जाइए। तो वो उनकी नौकरी जो पहले की जो थी, जो समाज कल्याण ऑफिस में जो थी, वो छुड़ाकर उन्होंने शिकारीपुर में आते हैं 1965 में, 1965 में वो शिकारीपुर में आ जाते हैं शास्त्री जी के पास उद्योग के लिए। तो आते आते आगे आगे उनका हुनर और उनका कला देख के शास्त्री जी भी उन पे बहुत सारे जवाबदारी देते हैं, क्योंकि 100 आदमी मिलने के बाद वहाँ चलते आगे चलते उनकी पुत्री मैत्रा देवी से उनका विवाह होता है। विवाह के पश्चात उनके सभी परिवार बड़ा होना, उनकी जैसे 3 बेटियां 2 बेटे, जैसे पद्मा देवी और अरुणा देवी, उसके बाद विजेंद्र जी और राघवेंद्र जी और एक बहन उमा देवी जी, ऐसे 5 लोगों का उनका परिवार रहता है। तो यहाँ से उनकी राजनीति बहुत ही अग्रसर में चलती है। तो चलते चलते उन्होंने जनसंघ को अपनाया। जनसंघ का जो चिन्ह था, जो दीपक, तो दीपक चिन्ह को उन्होंने अपनाकर या जनसंघ को अपनाकर जनसंघ के संपर्क में आ गए। और वहाँ पर एक बार शिकारीपुर में अटल बिहारी वाजपेयी आकर येडियुरप्पा जी को धैर्य देते हैं, तो आप बहुत अच्छे संगठक हो, आप कार्य करते रहिए। तो येडियुरप्पा जी शिकारीपुर में सभी गली गली में जाकर लोगों की समस्या के साथ सुलझाने का प्रयास करते हुए संघ की शक्ति बढ़ाते हैं। और बढ़ाते बढ़ाते सबसे पहले जब चुनाव आते तो 1973 में 1973 में वो संघ के चिन्ह के ऊपर नगर परिषद के लिए चुनाव में खड़े जाकर भारी मत से वो जीतते हैं। बाद में वहाँ पर ही एक बहुत एरिया जो कि बहुत त्रस्त एरिया था, किसी एक व्यक्ति समुदाय के दबाव से एक एरिया में कोई इलेक्शन चुनाव ठहरने की हिम्मत नहीं करते थे। मगर खुद येडियुरप्पा साहब ने अपनी पत्नी मैत्रा देवी जी को वहाँ के 5 नंबर वार्ड में उनको ठहरा कर उनको भी जीत लाते हैं। और बाद पश्चात तो 1977 में वहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कार्य लोगों के हित में येडियुरप्पा साहब बनाते हैं। लोगों की लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यहाँ की रास्ते की व्यवस्था, तो एक अच्छा उनको जनबल वहाँ पे मिलता है। तो इनका ये जनबल देखकर ये बात सीमित ना रहे। यहाँ देश में बहुत सारे उछल पछल चल रहे थे, संघ बहुत अग्रेसिव कार्य में था। तो होने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उगम भी होता है मुंबई में आज़ाद मैदान पर, माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की अध्यक्षता में होता है। तो जनसंघ का रूपांतर भाजपा में आता है। तो भाजपा में भी येडियुरप्पा जी बहुत ही सक्रिय रूप से वो काम करते हैं। और प्रप्रथम 80 के दशक में वो शिकारीपुर के मंडल अध्यक्ष होते हैं। मंडल अध्यक्ष होकर बहुत अच्छा जवाबदारी वो निभाते हैं। बाद में पश्चात 3 साल के बाद 1983 में, यानी कि हर 3 साल को वहाँ पे बदलाव पक्ष में आना स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में। तो 1983 में वो भारतीय जनता पार्टी शिवमोगा जिला के जिला अध्यक्ष होते हैं। तो जिला अध्यक्ष होने के बाद चुनाव भी आते हैं
और 1984 में जब सार्वत्रिक चुनाव हो गए तो उन्होंने वेंकटप्पा के सामने ठहरकर भारी बहुमत से वो जीतते हैं। जीतकर प्रप्रथम अपने एमएलए यानी कि विधायक जी बनते हैं। तो पश्चात उनके विधायक होने के बाद वहाँ पे जो अपोजिशन वेंकटप्पा जो मंत्री रहे हुए कांग्रेस के काल में, उनके क्रूर बुद्धि से जब वो अपने चुनाव क्षेत्र में साइकिल पर किसी जगह जा रहे थे तो उनको रास्ते में हमला भी कर देते हैं। तक्षण वहाँ के लोग उनको दवाखाने में दिखाकर अच्छा भी कर देते हैं, मगर उन्होंने इतना होने के बाद भी चुप नहीं बैठते, फिर अपना संघर्ष चालू करते हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी 1988 में वो राज्य के इकाई के अध्यक्ष होते हैं। तो बढ़ते बढ़ते तो येडियुरप्पा साहब ने किसी एक जगह ठहर के किसी एक समुदाय के साथ रहकर हम भाजपा को बड़ा नहीं कर सकते ऐसा सोचकर उन्होंने राज्य भर प्रवास करने का निर्णय ले लिया और राज्य भर वो फिरते रहे। बहुत सारे उनके नेतृत्व में जन आंदोलन हो गए। जो उसके पश्चात कावेरी का जन आंदोलन आपको मालूम ही है। उसके बाद जो कि 1988 में किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए बसो कल्याण से बेंगलुरु तक बनवासी मार्ग से बेंगलुरु तक वो पादयात्रा करते हैं। उनके बहुत पादयात्रा में उन्होंने भाग लिए हैं, उनके पादयात्रा से भी सक्सेस हुए हैं। तो एक बार की ये घटना मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ। तो राजसैया कर एक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक विधानसभा में अधिवेशन के दौरान एक बिल लेकर आए और किसानों के लिए एक बिल बहुत ही घातक था। सही देखिए तो येडियुरप्पा जी ये किसानों के बगैर हुकुम बिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ते रहे, मगर सरकार बहुमत में रहने की वजह से किसी का नहीं मानते हुए वहाँ के मिनिस्टर अपने अधिवेशन में वो बिल पास करने के लिए रखते हैं। तो उसी दिन येडियुरप्पा भी उस असेंबली में हाजिर रहते हैं, परंतु उस बिल के दौरान येडियुरप्पा ने बहुत सारा विरोध जताते फिर भी वो बिल पास होने के कुछ ही समय के पहले येडियुरप्पा जी स्वयं आके अपना जो स्थान रहता है वो छोड़कर नीचे बैठते हैं। नीचे जब बैठते हैं तो उस टाइम के ऋषिकेश के जो शासक वहाँ पे जो विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं ओलेकार बोलकर, तो ओलेकार जी कहते हैं कि देखिए भाई येडियुरप्पा जी नीचे बैठ गए, उनका क्या है पूछिए। बोले तो सभी वहाँ पे वाटाल नागराज जी और बहुत सारे शासकों ने उनके साथ विधायक को जाके पूछते हैं, उनको हाथ धर के पूछते हैं तो उनके आंखों में बहुत बड़ा आंसू आता है, वो स्तब्ध बैठे हुए रहते हैं। तो उनको बाद में होश में आने के बाद पूछते क्या बात है, तो येडियुरप्पा बोलने लगते हैं कि मैं किसानों का इतना बड़ा घनघोर पाप करते हुए मैं अगर उस स्थान पर बैठा हूँ तो मैं भी उतना ही पापी होता हूँ, तो इसलिए मैं उस पाप में मुझे भागी नहीं होना है। इसके कारण मैंने अपनी जगह छोड़कर मैं नीचे बैठा। तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रकाश वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री राजसैया जी को होता है। तो उन्होंने बोले आपने मुझे ज्ञान की जागृति दे दी, मैं ये बिल वापस लेता हूँ बोलकर वो वापस हो जाता है। तो इसी के कारण वहाँ पे फिर एक बार वाजपेयी जी जब शिकारीपुर में शिवमोगा को आते हैं तो वहाँ पर एक अपने निजी कार्यक्रम में वाजपेयी जी ने बता दिया कि देखिए भाइयों, येडियुरप्पा अगर आवाज़ करे तो विधानसभा स्तब्ध हो जाएगी, ऐसा ये बोलते हैं। तो ये बात आगे आगे चलते बहुत सही निकली। जो भविष्यवाणी आदरणीय श्री अटल जी ने की थी तो येडियुरप्पा ने सक्सेस करके देखा, यशस्वी करके देखा। अब हम सबको मालूम आगे चलते उनका पक्ष के आंदोलन चलते रहे, पक्ष का उनका जो संगठन करने का कौशल्य थी चलते रहा। इस बीच दौरान बहुत सारे अन्य नेताओं का भी उनके साथ सहकार मिलते रहा, जैसे कि के एस ईश्वरप्पा, अनंत कुमार जी, उसके बाद प्रहलाद जोशी जी, आज के जो राष्ट्रीय सचिव है संगठन के आदरणीय श्री BL संतोष जी, वो संघ से जुड़े रहते हुए भी हमारे पक्ष के लिए बहुत सारा उनका योगदान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ऐसे सभी लोगों को साथ में लेकर पूरे राज्य में सभी क्षेत्र में प्रवास फिरते रहे।
हाल ही में उनको 2017 में आप सभी ने देखे हैं जो परिवर्तन यात्रा उनके नेतृत्व में चलाई गई थी। तो ऐसे बहुत सारे यात्रा उनके कार्य उनके काम से हुए हैं। तो इसी के दौरान जो लोगों में भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास बढ़ा, तो बहुत सारे परिश्रम के सब बाद हमको मिला है। तो जो पार्टी 2 विधायकों से लेकर 18 हो गए, 18 से लेके 1 से 10 हो गए, 1 से 10 लेके 1 से 4 हो गए। तो इतने जो बढ़ने के लिए संख्या बढ़ने के लिए जो कारण है, आदरणीय श्री येडियुरप्पा जी का बहुत बड़ा सहकार इसमें है। तो बीच में और वो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2006 में जब कांग्रेस सरकार अल्पमत में आई तो भारतीय जनता पार्टी को और जेडीएस को अलायंस गवर्नमेंट में सरकार करने का मौका मिला और पहले वो उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 साल का उनका जो नियोजन था, वो जनता दल के नेताओं से वहाँ पे वो जिस तरह की बात हो गई वहाँ पे नहीं चलने के कारण वो सरकार चले गई। फिर सरकार में बाद में चुनाव हुए। चुनाव होने पर पूरे बहुमत के साथ सरकार येडियुरप्पा साहब ने बनाई। बनाते बाद में फिर कांग्रेस सरकार बीच में आता है। कांग्रेस सरकार के बहुत सारे मंत्री इस्तीफा देने के कारण फिर एक बीजेपी के साथ जेडीएस के अलायंस होके फिर बार बनते हैं। तो ऐसे 3-4 बार जो मुख्यमंत्री बने, तो बहुत सारे लोकोपयोगी कार्य उनके येडियुरप्पा जी से हुए। येडियुरप्पा एक किसानों के नेता थे। किसानों के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो किसानों के नाम पर उन्होंने अपनी शपथ ली और किसानों के विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और रहूँगा और करके दिखाया। बहुत सारी योजना किसानों के लिए, कृषि सिंचन की योजना, सावयव कृषि है, किसानों के पंप सेट को विद्युत देना, किसानों को सब्सिडी में पंप देना, ये येडियुरप्पा साहब की मेहरबानी है। तो बल्कि ना बल्कि किसानों के लिए नहीं, सभी शिक्षा के मार्ग में भी और सभी पिछड़े वर्गों के लोगों को भी, अल्पसंख्यक लोगों को भी येडियुरप्पा जी ने बहुत सारे योजना दिए है। जैसे प्रप्रथम साइकिल की योजना हो जो भाग्य लक्ष्मी है। बहुत सारे लोग अपनी कोई बेटी पैदा हो रही है, बेटी पैदा होने से हम उनकी शादियों का भार बहुत बड़ा होता है, हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए येडियुरप्पा साहब ने सोचकर भाग्य लक्ष्मी बोलकर अपने बहनों के लिए एक स्कीम बनाई। तो ये स्कीम काफ़ी मात्रा में आज उपयोग हो रही है। तो उस टाइम में बच्चे, लड़कियां और लड़के सीखना बोलकर 8वीं के लोगों को, ये 8th कक्षा में जो पढ़ते थे उनको साइकिल की योजना दी, फ्री बुक्स के दे दिए, दोपहर का भोजन का व्यवस्था किए। तो कहाँ से भी जाके एकंदरित बच्चों का मन शिक्षा में लगना, इस ध्यान में रखते हुए येडियुरप्पा ने ये योजनाएं लाई। और इतना ही नहीं, बहुत सारे इलाके में जो विभागों में भी उनका सुधार आया। जो पानी के बहुत बड़े डैम्स तैयार करना, रोड की व्यवस्था हो, हाईवेज हो, इतना सब उनके पीरियड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। ये लोगों का जो भी कुछ सुनना है अभी हर समस्या के लिए हर व्यक्ति तालुका या जिला स्थान को नहीं जा सकता। तो येडियुरप्पा साहब ने एक योजना बनाई जो गाँव जनस्पंदन बोल के उसका नाम था, जो जनता के लिए सभी विभाग के अधिकारी आपके गांव में आ जाएंगे। तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी जो समस्या है तो उस आला अधिकारी को आप बताएं। तो ऐसी जनस्पंदन योजना ये बहुत अच्छा संकल्प वहाँ पे उन्होंने दिए थे। उनके काल में भी सुवर्ण ग्राम बोल की योजना थी। जो सुवर्ण ग्राम में रहता है उस गांव की सभी जो मूलभूत सुविधा होना है, तो उस योजना के अंतर्गत उसको दत्तक लेके वो गांव का विकास कर देते हैं। ऐसे कई एक योजना है। मैं समझता हूँ मैं इस माध्यम से बोलना बहुत लंबा समय होता है और आपकी भी सुनने की क्षमता नहीं रहती। तो येडियुरप्पा साहब ऐसे 4 बार आज तक जो मुख्यमंत्री बनाए, आज तक कोई नहीं बने ऐसा रिकॉर्ड बनाते हुए इतना अच्छे काम उन्होंने किए हैं। और आपको बहुत सारे कामों में उनका योगदान रहा। वो एक बार 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे जो मोदी जी के शासन में। तो
बीच में ये सब करते हुए कुछ पक्ष के आंतरिक क्लश होने की वजह से थोड़ा बहुत उनको डीमेरिट भी हुआ था, जो कि 2011 के बाद उनके ऊपर एक आरोप लगा। तो आरोप वो कोर्ट ने उनको बेबुनियाद बताते हुए उनको बाइज्जत बरी कर दी, क्लीन चिट दिया तो भी आंतरिक लक्ष्य जो कुछ क्लैशेस की वजह से उनको पक्ष से थोड़ा नाराज़गी के कारण होने के कारण उन्होंने जाके केजीपी यानी कि स्वयं बल के ऊपर अपना जो है एक पक्ष बनाए थे, मगर हुआ ऐसा केजीपी को भी फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को भी फायदा नहीं हुआ, तो फायदा फिर कांग्रेस को होने लगा। ये बात में लक्ष्य रहते सभी दिल्ली में जो राष्ट्रीय जो वरिष्ठों के विचार में लेकर येडियुरप्पा नहीं तो भाजपा नहीं और भाजपा येडियुरप्पा बिना नहीं, तो ऐसा एक मंत्र के लेके फिर येडियुरप्पा साहब को भारतीय जनता पार्टी में लेकर उनको राज्य के अध्यक्ष की चाबी देकर उनके नेतृत्व में फिर एक बार सरकार लाके और उनको मुख्यमंत्री बना के इस राज्य में अनेक योजना जो लोगों के लिए हम समर्पित किए हैं, तो उसी के माध्यम से उनके लंबे समय के पश्चात उनको पक्ष से नहीं बल्कि दायित्व से थोड़ा ये दिए हैं, अपना रेस्ट दिए हैं। तो निरंतर ये आदमी इतना 84 यानी कि 84 साल हुए तो भी एक ही दिन लोगों के बिना विचार किए बिना आज तक नहीं रहते। उनके मन में पार्टी बनना, पक्ष संगठना ज़्यादा करना और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से अधिकार में लाना, ये निरंतर उनका जो मन चिंतन और प्रयास रहता है। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति हमारे कर्नाटक राज्य में है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं 2018 के युग में उनकी अध्यक्षता में राज्य भर प्रवास के लिए प्रवासी कार्यकर्ता विस्तार के नाते उनके सहयोग से उनके साथ मुझे भी कुछ साल काम करने का मौका मिलता गया और मिलता रहा है, मिल रहा है। तो जाहिर है सभी हर एक कार्यकर्ता को कुछ मिले ऐसा सभी की आशा रहती है, मगर सभी की देने के लिए भी कुछ उतना ये नहीं रहता। जिसे को मिला उसी में हमारा है ऐसा समझकर चलना चाहिए। तो ओवरऑल जब माननीय श्री बी येडियुरप्पा जैसे एक समर्पित व्यक्ति हमारे कर्नाटक को मिलना बहुत अच्छी बात है। एक लिंगायत समुदाय के एक बड़े नेता हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में, जो कि पहले एस निजलिंगप्पा, वीरेंद्र पाटिल, जे.एच. पटेल, ऐसे जो कुछ लोग थे लिंगायत समुदाय के कुछ नेता थे, मगर उनसे भी हटकर लिंगायत के साथ दूसरे लोगों को भी जो है येडियुरप्पा साहब अपने साथ में लिए। ये कहीं बसवेश्वर के कार्यों से कुछ कम नहीं है ऐसा मैं समझता हूँ। तो बसवेश्वर ने भी जो उस टाइम में 12वें शतमान में जो वह सभी वर्गों के लोगों को अपने अधीन में लेकर अपने साथ में लेकर उन्होंने भी अपने धार्मिक युग की जो क्रांति की है, तो बहुत अच्छा काम सेम उसी तरह येडियुरप्पा साहब भी लिंगायत लोगों के साथ, जाहिर है कर्नाटक राज्य में लिंगायत लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो होता है इससे कोई समझने की बात नहीं। उस समाज अपने अपने समाज के साथ जाति का समीकरण राजकारण है तो होना अनिवार्य है, इसमें कोई नहीं। महाराष्ट्र में जाइए मराठा का राजनेता होता है और वहाँ पे उनके चलते, तो बाकी जो अल्पसंख्यक के समाज रहता है वो कुछ दूसरा विचार न करते, उन्हीं के साथ मिलकर उनके साथ मिलकर कर अच्छे विचारों के साथ अच्छे कार्यों के साथ रहने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो येडियुरप्पा साहब ने सभी वर्गों के समाजों को न्याय दिया है। उनको जो भरोसा किया उनके पास गया है वो आदमी को वो कहाँ से काम बनाए किसी को नहीं। मैं बहुत आश्चर्य की बात है, विश्वकर्मा बोल के से एन नंजुंडप्पा बोल के व्यक्ति थे, उनको विधान परिषद का सदस्य बनाए। बहुत सारे लोगों के कांग्रेस के लोगों को लेकर भाजपा में लेकर उनको एमएलए बनाए, उनको मंत्री बनाए। जेडीएस के बहुत सारे लोग, जैसे आप गोविंद कारजोल का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। गोविंद कारजोल जी आज एक एमपी है, उन्होंने मूलतः जेडीएस के जनता पार्टी उनकी जेडीएस से उनको बीजेपी में लेके
उनको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाए। तो येडियुरप्पा के साथ जो भी विश्वास करके रहे वो बहुत ऊंची पोजीशन पे गए, ऐसा हम देखते, आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। तो ऐसे कद्दावर नेता हमारे इसमें हो गए, और सभी वर्गों की जो समुदाय के जो शरण रहते, जो भक्त रहते, जो संत रहते, उनके संतों की जयंती सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री किए तो माननीय श्री येडियुरप्पा जी ने किए। उसके साथ जयंती के साथ साथ कुछ जयंती के ऊपर छुट्टी का भी प्रोविज़न उसके में है। तो सभी वर्गों को न्याय देना ये केवल येडियुरप्पा से ही साध्य है, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं जानता हूँ हमारा मराठा समाज को अपने सदानंद गौड़ा जी के कार्यकाल में हमें शिव जयंती को हमारे पास अनुमति मिली है, और परंतु इसके पीछे प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा ही थे। उनके मार्गदर्शन से शिवाजी महाराज जयंती का भी हमारे पास प्रोविधान हुआ है। तो मित्रों, ऐसे आज महान नेता हमारे माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा जी, उनका आज 84वां यानी कि 85वां उम्र क्या वर्ष में उनका पदार्पण है, उनका जो जन्मदिन है। ऐसे जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको मेरे एक सामान्य नागरिक के नाते, कर्नाटक के राज्य नाते मैं उनको बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए देता हूं, बहुत सारे हमारे बीदर, बेळगाव में जब भाष्य का जब वाद होता है तो वो जब मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र सरकार को या और किसी लोगों को बोल दे कि कर्नाटक में मराठा रहने वाला जाति का व्यक्ति वो हमारा है और हम उनके भाई हैं, हम उनके लिए सभी सुविधा ये करेंगे। ऐसा धैर्य देने वाला एकमात्र अगर कोई मुख्यमंत्री है तो माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा जी है बोल के मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसे सभी को लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्ति को मैं आज दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और उनको मैं नमन भी करता हूँ इस मौके पर। आज के उनके इस जन्मदिन के अवसर पर मैं कोटि कोटि शुभेच्छा की आशा करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और दूसरी बात आशा करता हूँ कि माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा साहब 100 साल से भी ज़्यादा जिए। उन्होंने 87 बोले तो 100 वर्ष के ऊपर अगर उनको आयुष्य होना, ऐसा मैं भगवान के लिए प्रार्थना करता हूँ। उस आयुष्य के अंदर अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमारे जैसे सामान्य पार्टी कार्यकर्ता को उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बरकरार रखने के लिए माननीय श्री येडियुरप्पा जी की बहुत ज़रूरत है, ऐसा कहते हुए माननीय श्री बी.एस. येडियुरप्पा साहब को उनके जन्मदिन के ऊपर और एक बार मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।